हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितिशान आज फिर आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हिस्ट्री चैप्टर 3 क्लास 8 का टॉपिक है। ठीक है, इससे पहले इसका इंट्रो मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ। ठीक है, आप लोग मेरे इसी यूट्यूब चैनल पर जाके वो वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ब्रिटिश 18th सेंचुरी में आए थे। ठीक है, 18th सेंचुरी में हमारे इंडिया में आए, उन्होंने अपना कदम रखा। ठीक है, और वो जनरली व्यापार करने के लिए आए थे, कभी किसी को कैप्चर करने नहीं आए थे। ठीक है, और हम लोगों ने देखा कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद, ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक ब्रिटिश के मेंबर थे, उनको शाह आलम की तरफ से, ठीक है, शाह आलम की तरफ से दीवानी राइट दे दिया गया। ठीक है, दीवानी राइट बंगाल का। अब दीवानी राइट क्या कहता है कि अब जितना भी फाइनेंशियली या मनी से रिलेटेड बात है, डिसीजन है, वो लोग खुद ब खुद रॉबर्ट क्लाइव से खुद अपने आप ले सकते हैं। मतलब अब उनको फाइनेंशियली किसी का परमिशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि जनरली क्या करते थे, हमारे इंडिया से वो लोग गोल्ड लेके जाते थे। ठीक है, और यूँ कहिए कि हमारे इंडिया में वो लोग आए थे पैसा कमाने। ठीक है, और वो लोग जनरली ब्रिटेन से गोल्ड देकर व्यापार किया करते थे, ट्रेड किया करते थे। तो अब उन लोग को लगने लगा कि अब धीरे धीरे क्यों ना हम लोग को अपना रेवेन्यू इंक्रीज़ करना चाहिए, अपना इनकम इंक्रीज़ करना चाहिए, ताकि हमारा ट्रेड अच्छे से चल सके। तो उन्होंने ही अपने रेवेन्यू को इंक्रीज़ करने के लिए 3 सेटलमेंट लाया था, 3 डेवलपमेंट लाए थे। ठीक है, हमारे इंडिया में वो 3 डेवलपमेंट है। पहला है परमानेंट सेटलमेंट, दूसरा है रैयतवाड़ी सेटलमेंट, ठीक है, तीसरा है महलवाड़ी सेटलमेंट। ठीक है, ये 3 चीज़ लाए थे, 3 डेवलपमेंट। ठीक है, और ब्रिटिश का जो है ना, कभी भी इंडिया के लोगों के वेलफेयर के लिए कोई मोटिव नहीं था। वो लोग नहीं चाहते थे कि इंडिया के लोगों का वेलफेयर हो। ठीक है, वो लोग इंडिया के एग्रीकल्चर लैंड को एज अ रिसोर्स के रूप में यूज़ करते रहते थे। ठीक है, ताकि उनका रेवेन्यू इंक्रीज हो सके। तो चलिए हम लोग समझते हैं परमानेंट सेटलमेंट क्या था। तो परमानेंट सेटलमेंट लाया गया था ब्रिटिश के मेंबर लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरफ से। ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की तरफ से। रॉबर्ट क्लाइव के बाद ब्रिटिश के मेन हेड यही बने थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल बने थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, कब ये सेटलमेंट लाया गया था? 1793 में। ठीक है, आप लोग इस चीज़ को एज ए नोट्स के रूप में भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट किनके द्वारा लाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लाया गया? 1793 में। परमानेंट सेटलमेंट को लगभग 3 मेन जगह पे लाया गया। ठीक है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और यही 3 वो जगह है जिसका दीवानी राइट मिला था, ठीक है, अब किनके द्वारा लाया गया, कब लाया गया, ये चीज़ तो हम लोग देख लिए। अब इस सिस्टम में था क्या कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो भी राजा और तालुकदार थे, ठीक है, उन सभी को ना जमींदार्स बना दिया गया। ठीक है, ओनर्स ऑफ लैंड। ठीक है, उन लोगों को रिकॉग्नाइज किया गया जमींदार्स के रूप में। ठीक है, अब इन राजा और तालुकदार्स का काम क्या होता था कि ये एक एजेंट के रूप में, कंपनी के एजेंट के रूप में एक्ट करते थे। ठीक है, यानी कि इनका जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में जो वैल्यू था एज अ एजेंट के रूप में था। ठीक है, ये हमेशा अपने आप को शो करते थे कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी के एक एजेंट हैं और हम लोग उन्हीं के बात पे काम कर रहे हैं। ठीक है, उन्हीं के कहने पे। इनका काम क्या था कि इनका काम था कि पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करना। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट किनके द्वारा लाया गया? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कब लाया गया? 1793 में। 3 जगह पे इम्प्लीमेंट किया गया, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, और यही 3 जगह मेनली था जहाँ पे दीवानी राइट्स लिया गया था। इस सेटलमेंट में क्या कहा गया कि राजा और तालुकदार्स को जमींदारी राइट्स दे दिया गया, यानी उनको एक जमींदार्स के जैसा रिकॉग्नाइज किया जा रहा था, यानी ओनर्स ऑफ लैंड, जिनका काम क्या था कि पीजेंट से रेवेन्यू कलेक्ट करके मेन ईस्ट इंडिया कंपनी को देने का।
ठीक है, ये लोग कंपनी के एजेंट के रूप में वहाँ पे वर्क करते थे। अब ये जो सिस्टम आया, ठीक है, बहुत बढ़िया सिस्टम था, लेकिन ये भी सिस्टम जो है ज़्यादा दिन तक चला नहीं। ठीक है, अब इस पॉलिसी का, इस सिस्टम का फीचर क्या क्या था, क्या क्या फीचर्स था, वो चीज़ हम लोग देखते हैं थोड़ा सा। पहला फीचर्स था कि जमींदार्स को जो रेवेन्यू देना पड़ता था, किनको रेवेन्यू देते थे वो लोग? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये जो रेवेन्यू था ये फिक्स्ड था। फिक्स्ड किनके द्वारा था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। पहला फीचर क्या था कि जो जमींदार लोग थे वो जो रेवेन्यू देते थे ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो रेवेन्यू फिक्स्ड था, और ये फिक्स्ड किनके द्वारा किया गया था? इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा। ठीक है, द अमाउंट वाज फिक्स्ड परमानेंट। दूसरा फीचर कि इस रेवेन्यू का जो अमाउंट था, इसको भी फिक्स कर दिया गया और परमानेंटली फिक्स कर दिया गया। यानी जमींदार को बोला गया कि अगर 100 रुपया है तो तुमको 100 ही रुपया लाना है, चाहे जहां से लाओ। ठीक है, उतना तुमको रेवेन्यू पे करना ही पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप का सिस्टम लाया गया। तीसरा, मोटिव टू इंक्रीज प्रॉफिट, दिस प्रॉफिट्स यूज्ड बाय जमींदार टू डेवलप लैंड। इसके पीछे का मोटिव क्या था? मोटिव जैसा कि हम लोग चाहते थे कि जानते हैं कि रेवेन्यू को इंक्रीज करना था। ठीक है, तो मोटिव भी वही था कि प्रॉफिट को इंक्रीज करना। वो लोग चाहते थे कि अपना प्रॉफिट इंक्रीज हो। ठीक है, और इन प्रॉफिट्स का यूज कहाँ होगा? इन प्रॉफिट्स का यूज होगा जमींदार्स के द्वारा, और जमींदार्स इस प्रॉफिट का यूज किस चीज में करेंगे? ठीक है, और जमींदार इस प्रॉफिट का यूज किस में करेंगे? लैंड्स को डेवलप करने में, डेवलप लैंड्स। ठीक है, अब लैंड्स डेवलप होगा तभी एग्रीकल्चर हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, और तभी एग्रीकल्चर का जो मटेरियल है, एग्रीकल्चरल गुड्स है, वो बिक पाएगा, तब जाके रेवेन्यू इंक्रीज होगा। यानी कि इसके पीछे का मोटिव था कि जो भी प्रॉफिट है उसको जमींदार यूज करेंगे लैंड्स को डेवलप करने के लिए। ठीक है, अब लैंड्स डेवलप होगा तभी तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो ये परमानेंट सेटलमेंट का फीचर्स था। फीचर क्या था कि जमींदार जो थे वो रेवेन्यू उनको देना पड़ता था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। ठीक है, और ये जो रेवेन्यू था वो फिक्स्ड था। अब रेवेन्यू में जो अमाउंट वो लोग देते थे वो फिक्स्ड परमानेंटली हो गया। ठीक है, इनका मोटिव यही था कि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो, और इस प्रॉफिट को जमींदार सब क्या करें? लैंड के डेवलपमेंट में यूज करें ताकि प्रोडक्शन इंक्रीज हो। ऑब्वियस है, प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो उनका रेवेन्यू भी इंक्रीज होगा, यानी उनका अर्निंग भी इंक्रीज होगा, मनी भी इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये फीचर्स था परमानेंट सेटलमेंट का। अब इस फीचर्स का, इस परमानेंट सेटलमेंट का पीजेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा, लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, इफेक्ट्स ऑन पीजेंट्स पे क्या इफेक्ट पड़ा। अब देखिए, जैसा कि हम लोग देखे थे कि जमींदार को दिया गया कि ये प्रॉफिट को आप लोग यूज कीजिए किसमें? लैंड के डेवलपमेंट में। ठीक है, अब ये जो सिस्टम था, दिस सिस्टम डोंट फोकस ऑन द interests of cultivators।
पहला इफेक्ट ये था कि ये जो सिस्टम आया था ना, ये कल्टीवेटर्स के लिए नहीं आया था। मतलब कल्टीवेटर्स का जो हालात था उसको सुधारने के लिए नहीं आया था, और ना ही उस प्रॉफिट को कल्टीवेटर्स के हालात को सुधारने में यूज़ किया जा रहा था। ठीक है, कल्टीवेटर्स का इससे कोई मुनाफा नहीं हो रहा था। कल्टीवेटर्स पे इसका प्रॉफिट का 1% भी ध्यान नहीं दिया जा रहा था। ठीक है, दूसरा क्या इफेक्ट पड़ा, जमींदार जो थे यूज्ड क्रूएल मेथड फॉर ठीक है, दूसरा इफेक्ट क्या था कि जमींदार्स यूज्ड क्रूएल मेथड फॉर कलेक्शंस ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जमींदार जो थे ना वो बहुत ही मतलब क्रूएल से क्रूएल मेथड अपनाते थे रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए। बहुत बुरा से बुरा तरीका, मारते पीटते, लड़ाई झगड़ा, कुछ भी एकदम करके उनको रेवेन्यू लेना ही है। तीसरा इफेक्ट क्या था, जमींदार्स डिमांड हाई लैंड रेवेन्यू। देखिए यहाँ पे ब्रिटिश क्या थे कि ब्रिटिश जमींदार्स को पावर दे दिए थे कि भाई तुम जाओ रेवेन्यू कलेक्ट करो, हमको रेवेन्यू कलेक्ट करके दो। जैसे ब्रिटिश फिक्स किए कि हमको 100 रुपया रेवेन्यू चाहिए। ठीक है, जमींदार्स क्या करते थे कि 100 के बदले 150 रुपया वो लोग एज अ रेवेन्यू कलेक्ट करते थे। 100 रुपया ब्रिटिश को दे दिए, 50 रुपया अपना अर्निंग कर दिए। ठीक है, जमींदार्स हाई डिमांड हाई लैंड रेवेन्यू, ब्रिटिश से भी ज़्यादा लैंड रेवेन्यू ये लोग डिमांड करने लगते थे। ठीक है, अगला क्या है, फॉर पेइंग this revenue, peasants have to take loans at high rate of interest. लास्ट इफेक्ट क्या था कि इस लैंड रेवेन्यू, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये लैंड रेवेन्यू बहुत हाई था, इस लैंड रेवेन्यू के चलते पीजेंट्स को काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ता था। ये भी हम लोग जानते हैं कि इस लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए ज़मींदार बुरा से बुरा व्यवहार करते थे पीजेंट्स के साथ। तो पीजेंट्स क्या करते थे कि इस रेवेन्यू को पे करने के लिए, ठीक है, ये लैंड रेवेन्यू को देने के लिए ये लोग लोन ले लिया करते थे, क्योंकि प्रोडक्शन तो हर टाइम हर ईयर ज़रूरी तो नहीं कि सेम ही हो। कभी बारिश नहीं हुआ तो सूखा पड़ जाने के कारण प्रोडक्शन ख़राब हो गया, एग्रीकल्चर ख़राब हो गया, तो उस टाइम में भी लैंड रेवेन्यू देना पड़ता था। तो लैंड रेवेन्यू लेने के लिए ये लोग क्या करते थे, लोन्स लिया करते थे। और ये जो लोन लेते थे ये लोन बहुत ही हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होता था, जिसको कुछ पीजेंट्स चुका पाए, कुछ नहीं चुका पाए तो आत्महत्या कर लिए, सुसाइड कर लिए, मर गए, उनका सारा लैंड ज़मीन चला गया। ठीक है, तो ऐसा सिस्टम आ रहा था इस परमानेंट सेटलमेंट के थ्रू। अब ये सारा इफेक्ट, ये सारे चीज़ को इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, अब ब्रिटिश क्या कर रहे थे, इस इफेक्ट्स पे पूरा फोकस किए हुए थे। अब ये सब चीज़ के बारे में ब्रिटिश को तो पता चल ही रहा होगा, तो इन सारे इफेक्ट्स को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए, जो कंपनी थी अपने रेवेन्यू सिस्टम को मॉडिफाई किया। ठीक है,
मॉडिफाई किया, यानी ब्रिटिश इन इफेक्ट्स को देखते हुए कंपनी क्या सोची, ब्रिटिश कंपनी कि अब जो रेवेन्यू सिस्टम है उसमें हम कुछ मॉडिफिकेशन लाते हैं। और मॉडिफाई करने के बाद इन्होंने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया। इस नए सिस्टम का नाम है रैयतवाड़ी सेटलमेंट। रैयतवाड़ी सेटलमेंट। और इस सेटलमेंट के बारे में हम लोग अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ तक के नोट्स आप लोग बनाते चले, ठीक है, और हमारे वीडियो से स्टिक मतलब कनेक्टेड रहें, ठीक है। और ऐसे ही हमारे वीडियोस को लाइक सब्सक्राइब करते रहें। चलिए हम लोग मिलते हैं अपने अगले वीडियो में रैयतवाड़ी सेटलमेंट के साथ।